वेलकम बैक स्टूडेंट। तो फिर आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्काइन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मगर बहुत ज़्यादा हद तक कॉपी है किस चीज़ की, एल्कीन की। तो हम एल्काइन को शुरू कर रहे हैं। इसकी केमिस्ट्री और रिएक्शन देखेंगे, हम इसकी सिंथेसिस नहीं देखेंगे। सिंथेसिस ज़रा कॉमन भी है, आप लोगों ने बार बार पढ़ी हुई भी है और मैं जानबूझ करके स्किप भी कर रहा हूँ। ज़रूरत पड़ी तो मुझे कमेंट बॉक्सेस में लिखना, मैं आपको उसको प्रिपरेशंस भी बता दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एल्काइन जो होता है बच्चों, सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी एनकाउंटर होती है वो होती है इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी। देखिए, एल्काइन एक एसिड नहीं है, एक एसिड नहीं है, मगर ये कुछ हद तक एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना, एसिड नहीं है तो एसिड की तरह बिहेव क्यों करता है, कुछ कारण है इसके अंदर जिस कारण ये एसिड की तरह बिहेव करता है। अगर मैं इसको अपने एल्काइन का एक प्रोटोटाइप मॉडल देखूं तो मैं देखूंगा कि ये तब एसिडिक कहलाएगा बच्चों जब इसमें से ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है। ध्यान रखना, अगर ये टर्मिनल हाइड्रोजन मेरा बाहर निकल सकता है तो ये मेरा एसिडिक कंपाउंड हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन किस दशा में बाहर निकल सकता है, जरा इसको देखें। तब जब ये हाइड्रोजन निकलने के बाद जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा उसको ये स्ट्रक्चर अपने आप में क्या कर पाए, स्टेबलाइज कर पाए, एक कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये कि ये हाइड्रोजन निकलना बाहर चाहे। दो कंडीशंस है, जबकि मैं कहूँगा कि ये कंपाउंड मेरा एसिडिक है। तो देखते हैं पहली बात को इन्वेस्टिगेट करके, क्या ये हाइड्रोजन निकलने के बाद इस हाइड्रोजन के निकलने के बाद ये कार्बन एक नेगेटिव चार्ज को लेना पसंद करेगा। तो देखिए बच्चों, हमेशा इसका जो एसिडिक नेचर है वो कंपैरिजन में यूज़ किया जाता है। ये किसके कंपेयर में ज़्यादा अच्छा एसिड है, अगर मैं बोलूँ तो ये एल्कीन और एल्केन के कंपैरिजन में अच्छा एसिड है। मतलब अगर डबल बॉन्ड सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता या सिंगल बॉन्ड सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता, उस कंडीशन में नेगेटिव चार्ज को रखना मुश्किल होता, मगर इस कंडीशन में थोड़ा सा ईजी है। क्यों ईजी है ये बता देते हैं। देखिए, ये वाला जो कार्बन है या ये वाला कार्बन है, दोनों के दोनों कार्बनों पे एक बात तय है कि दोनों के दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। जितना S का कैरेक्टर ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। sp में S का कैरेक्टर भी 50% और p का कैरेक्टर भी 50%। इस कारण sp जो है sp2 और sp3 के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। और चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए नेगेटिव चार्ज को बेयर करना ज़्यादा ईजिली पॉसिबल है इसके साथ। इसलिए अगर ये प्रोटॉन निकल भी जाए तो जो नेगेटिव चार्ज बचेगा इसको ये ईजिली रख पाएगा, पहली बात। और दूसरी बात बच्चों इसमें यह है कि ये वाला ये बॉन्ड जैसे जैसे लंबा होगा, याद रखना एसिडिक नेचर की एक और प्रॉपर्टी होती है, बॉन्ड की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना उसको तोड़ना इजी होगा। जितना इजीली टूटेगा उतना प्रोटॉन इजीली निकलेगा। तो ये बॉन्ड जो है ये अगेन sp और s ऑर्बिटल के बीच में बना हुआ, जिसके कारण इसकी लेंथ sp2s या फिर sp3s के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबी होगी और इस कारण ये क्या होगा, बॉन्ड इजीली टूट पाएगा। तो ये दो कारण हैं जो बोलते हैं कि ये एक एसिड की तरह बिहेव करता है। मगर मैंने ये कहीं नहीं कहा कि ये एक एसिड है, क्योंकि एसिड तो बच्चों COOH होता है, या फिर फिनॉल को भी हम एसिड की कैटेगरी में देख लेते हैं, मगर अल्कोहल को भी हम एसिड नहीं देखते। C2H5OH अगर होता तो भी एसिड नहीं कहलाता, मगर उसमें भी थोड़ा एसिडिक नेचर होता है जो इससे ऑफकोर्स ज़्यादा होता है, जो कि एल्काइन से ऑफकोर्स ज़्यादा होता है। तो एल्काइन इज़ लेस एसिडिक इन कंपैरिजन टू अल्कोहल, मगर ज़्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू एल्कीन और एल्केन। ठीक है ना, इस तरीके से आपको इनका एसिडिक नेचर देखना। और सिंस मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा एसिडिक है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगे, एसिड बेस रिएक्शन देंगे, जिसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बेस इसके साथ रिएक्शन में डाल दूँ तो बच्चों सोडामाइड जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडामाइड से जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों ये इस तरीके का एक कंपाउंड बनाता है, प्रोटॉन को हटा करके Na पॉजिटिव यहाँ पे लग जाता है और अमोनिया बाहर निकलती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि ये एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है बच्चों, आगे उसके कुछ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मगर मैं आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाते समय सेम बात बोलूँगा। इसकी जो भी केमिकल रिएक्शन है बच्चों, वो ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन एल्कीन की तरह है।
क्योंकि ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड एक काम को बखूबी करते हैं और वो है अनसैचुरेशन को लूज करना, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना। सैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को हटा के डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को हटा के सिंगल बॉन्ड बनाना। कहने का मतलब ये एल्काइन एल्कीन में और एल्कीन एल्केन में बनना पसंद करेगा। अगर देखा जाए इसी ट्रेंड को तो हम देखते हैं कि इसमें कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ सम मेटल कैटलिस्ट। अब आप कहेंगे जी हाइड्रोजन को जोड़ना है तो कैटलिस्ट क्यों डाल रहे हो जब ये रिएक्शन ईजिली हो जाती है। तो देखिए रिएक्शन तो ईजिली हो सकती है मगर ये हाइड्रोजन को पकड़ना भी तो पड़ेगा। ये तो गैस है, उड़ करके बाहर भाग जाएगी। इस गैस को नीचे भी तो बैठाओगे, तो नीचे कैसे बैठाओगे, इन कैटलिस्ट के ऊपर एब्जॉर्ब करवा करके करोगे। तो याद रखना बच्चों, यहीं से एक आंसर आता है, मेटल कैटलिस्ट बिहेव लाइक एन एडजॉर्बेंट। ये एक एडजॉर्बेंट की तरह बिहेव करते हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे आप लोगों ने जनरली मेटल कैटलिस्ट में रेने निकिल सुना होगा, रेने निकिल या फिर प्लेटिनम और पैलेडियम, ये तीन मेटल कैटलिस्ट जनरली आपको हाइड्रोजिनेशन के लिए आएंगे। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, हनी कॉम्ब की तरह होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसकी तरह होता है। उसके अंदर ये हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाती है और चूंकि हाइड्रोजन कहीं उड़ नहीं रही है और उसके बगल में ये भी आ गया एल्काइन, तो ये दोनों आपस में इजीली रिएक्शन कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये रिएक्शन मेटल कैटलिस्ट की स्पीड की प्रेजेंस में बहुत स्पीड में होती है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मेटल कैटलिस्ट नहीं डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन विल प्रोसीड इन अब्सेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट ऑल्सो। मेटल कैटलिस्ट में भी बच्चों तीन कैटलिस्ट जिसके नाम हम दे रहे हैं, निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम, ये जनरली यूज़ होते हैं। अदरवाइज रूथियम और रूडियम भी यूज़ होता है, मगर इन दोनों के कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक रूथियम एंड रूडियम कंपाउंड्स आर यूज एज मेटल कैटलिस्ट। सो आपको अभी इस समय ध्यान ये देना है कि मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन करके ये एल्काइन सीधा सीधा एल्केन बनाता है, क्योंकि एल्काइन पहले मान लेते हैं एल्कीन बनाएगा, मगर एल्कीन भी तो रिएक्शन कर जाता है इन मेटल्स के प्रेजेंस में। तो ये आपको क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। मतलब इसमें पूरी टोटल अनसैचुरेशन का लॉस हो जाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। एक बात जो कि मैंने यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देते हुए लिखी है, यहाँ पे हमेशा सिन एडिशन होता है बच्चों। इसके लिए मैं आपको रूल बता चुका हूँ, HSAB ये रूल है बच्चों इसका, HSAB। ये फॉर्मूला आपने याद, ये थ्योरी आपने सुनी होगी, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस थ्योरी कहते हैं इसको। मगर यहाँ पे ये इसका ये मतलब नहीं है। यहाँ पे ये है कि सिन एडिशन होता है हाइड्रोक्सिलेशन के केस में, हाइड्रोजिनेशन के केस में, हाइड्रोब्रोमिनेशन के केस में। इन केसेस में आपको हमेशा सिन एडिशन दिखेगा और एंटी एडिशन कहाँ दिखेगा, ब्रोमिनेशन मतलब हेलोजिनेशन के केस में, और HOX मतलब हाइपोहेलोजिनेशन के केस में। तो ये याद रखना है बच्चों। देखिए सारी केमिस्ट्री हम इसके साथ ही रिवाइज करते जा रहे हैं। अब आप आगे देखें, इसमें जो जुड़ना है दोनों हाइड्रोजन ने वो कैसे जुड़ना है बच्चों, हाइड्रोजिनेशन में सिन एडिशन जुड़ना है। तो अब आप देख लीजिए इसमें जो बनने वाले एल्कीन अगर होगा, अगर इसमें कोई एल्कीन अगर आप कंट्रोल कंडीशन में बना रहे हैं, वैसे तो मैंने आपको बोला कि इसमें एल्कीन नहीं बनेगा, पर मान लेते हैं अगर हमने बहुत कंट्रोल कंडीशन में रिएक्शन कराई जहाँ पे केवल 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इसके एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, तो उस केस में बनने वाला एल्कीन हमेशा सिस एल्कीन बनेगा। ये इसकी केमिस्ट्री का पार्ट हो सकता है, इसको थोड़ा सा आप अपने ध्यान में रखना। अच्छा, जो अच्छी केमिस्ट्री है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो है ये वाली स्लाइड। इसमें है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन से एल्काइन से एल्केन तो हम इजीली बना सकते हैं, सिर्फ हमको दोनों चीज़ों को लेना है, मतलब हाइड्रोजन को लेना है और मेटल कैटलिस्ट को लेना है। पर मज़ा तब आएगा जब हम हाइड्रोजन एल्काइन से एल्कीन बना पाएँ। इसके लिए हमें हाइड्रोजिनेशन भी कराना है, मगर कैसा कराना है, कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन कराना है, जिसके लिए वर्ड यूज़ किया है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। मतलब वी जस्ट वांट टू कन्वर्ट द एल्काइन इनटू एल्कीन। इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास जो मेटल कैटलिस्ट है उसको थोड़ा सा क्या कर देंगे, पॉइजन्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, पॉइजन्ड। पॉइजन्ड का मतलब हो गया बच्चों, आपने दो तरीके के कैटलिस्ट समझे हैं, एक है प्रोमोटर और एक है पॉइजन।
पॉइजन, कैटलिस्ट पॉइजन ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कैटलिस्ट के इफेक्ट को रिड्यूस कर देती हैं। मतलब आप चाहते हैं कि हाइड्रोजिनेशन को पैलेडियम कंडक्ट करवाए मगर कंट्रोल्ड कंडीशन में। तो इस कंडीशन के लिए पैलेडियम को आपने क्या कर दिया, थोड़ा थोड़ा मतलब इस तरीके से कर दिया, डाइल्यूट टाइप का कर दिया। वो कैसे किया आपने, BaSO4 या कैल्शियम कार्बोनेट इनकी क्या की इसमें पॉलिश कर दी, इसके ऊपर एक लेयर कर दी और इसके साथ साथ क्विनोलिन डाल दिया। इसमें क्विनोलिन, ये दोनों चीज़ें मिलकर के क्या करती है बच्चों, इसको पॉइजन कर देती हैं मेटल कैटलिस्ट को, और फाइनली आपका एल्काइन से एल्कीन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये तो आपका तब कंडीशन है जब टर्मिनल CH है। अगर CH की जगह CR- हो, इस तरीके का आप पे एल्काइन हो, तो उस कंडीशन में आपको एल्कीन मिलेगा। और ध्यान रखना है, इस कंडीशन में जो एल्कीन मिलेगा वो एक सिस एल्कीन मिलेगा। ये खूबी है इस रिएक्शन की, क्योंकि इसमें यूज होने वाले कैटलिस्ट का नाम है बच्चों लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर्स कैटलिस्ट याद रखना, लिंडलर्स कैटलिस्ट। और इसी से याद भी रख सकते हैं, जैसे मैंने LC कहा, लिंडलर कैटलिस्ट, उसी से याद रख सकते हो लिंडलर कैटलिस्ट विल गिव सिस प्रोडक्ट, सिस, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लिंडलर्स कैटलिस्ट हमेशा इस तरीके की रिएक्शन करता है। दूसरी रिएक्शन जो नीचे दे रखी है बच्चों, सिमिलर पार्शियल हाइड्रोजिनेशन की रिएक्शन है, मगर ये वाली रिएक्शन इस कंडीशन में है, सोडियम मेटल और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में है। जब भी आपको ये रिएजेंट दिखेगा, जहाँ भी दिखेगा, आंख बंद करके आप लोगों को समझ जाना है कि हमारे को बर्च रिडक्शन कराया जा रहा है। जब भी आपको बर्च रिडक्शन कराया जाएगा, बर्च रिडक्शन का प्रोडक्ट हमेशा लिंडलर कैटलिस्ट के प्रोडक्ट से अपोजिट बनेगा, उल्टा बनेगा। मतलब यूँ समझ लीजिए, बर्च रिडक्शन और लिंडलर्स कैटलिस्ट वाली रिएक्शन जो है एक दूसरे की उल्टी रिएक्शन है। तो वहाँ पे अगर सिस प्रोडक्ट बना था तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। इतनी बात याद रख लेना। अदरवाइज आपको कोई अपने लिए निमोनिक्स बनाना है तो बना देना, जैसे कि लिंडलर्स के लिए LC हो गया, तो आप या फिर लिंडलर्स के लिए CL हो गया और इसके लिए BT हो गया। तो बटकल करके कोई अपने लिए कोई भी निमोनिक्स बना देना जिससे आपको याद रहे, मगर इतनी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चों हैलोजिनेशन। अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें एडिशन रिएक्शन करानी है। एडिशन मतलब कोई भी छोटा सा मॉलिक्यूल इसमें जोड़ देना है। जैसे अभी हमने हाइड्रोजन जोड़ा, हम हेलोजन भी जोड़ सकते हैं, हम हाइड्रो हेलोजन भी जोड़ सकते हैं, हम हाइड्रेशन भी कर सकते हैं, हम हाइपो हेलोजिनेशन भी कर सकते हैं। यही सारी रिएक्शंस बस इसमें पढ़ने के लिए आती हैं। तो अगली रिएक्शन जो है बच्चों वो है हेलोजिनेशन। मैंने आप लोगों को बताया था, एल्कीन के केसेस में हमने डिस्कस किया था कि जब भी इनको मतलब Br2 को या फिर हेलोजन को न्यूट्रल या नॉन पोलर किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें हेलोजिनेशन मतलब एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, याद रहे टेम्परेचर लो होता है। लो टेम्परेचर में जब भी रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा प्रोडक्ट हमें किस तरीके का मिलेगा बच्चों, हमेशा हमारे को प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसमें एडिशन होने के बाद बच्चों आप दो ब्रोमीन को दोनों कार्बन्स में, एक इस पे कार्बन पे दे दिया और एक इस कार्बन पे दे दिया, तो दोनों कार्बन पे 2 ब्रोमीन्स लग गए। अब प्रश्न ये होता है कि हेलोजिनेशन किस तरीके की रिएक्शन है। तो मैंने HSAB जो पढ़ाया था, तो एंटी में क्या होता है, ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन क्या है, एंटी वाली रिएक्शन है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा बच्चों वो एंटी प्रोडक्ट मेजर बनेगा। याद रखना, इसको आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 ट्रिक्स अगर ध्यान में है तो आप लोगों की ज़्यादातर रिएक्शंस आपकी चलती चली जाएंगी। आपको इनके जो क्वेश्चंस फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं उनके लिए ये निमोनिक्स याद रखने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन देखते हैं। अगला डिस्कशन जो है बच्चों वो है हाइड्रो हेलोजिनेशन। इस रिएक्शन को भी आपने एल्कीन के केसेस में बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। आपको पता है मार्कोनिकॉफ रूल, आपको पता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाता है जिसमें हाइड्रोजन कम होते हैं, और इस तरीके से ब्रोमीन को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको 2 बार कराना है तो दोबारा भी ब्रोमीन इस तरफ ही आएगा। अगर दोबारा भी कराना है, क्योंकि इस पर कार्बन कम है, रीज़न आप इसका जानते ही हैं, कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट रिएक्शन होती है। तो जो कार्बोनियम आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा बच्चों, उसी की तरफ से रिएक्शन होगी। और याद रखने वाली बात थोड़ी सी ये भी हो जाती है कि इसमें हमेशा जो भी प्रोडक्ट मेजर बनता है वो बनता है जेड या फिर ट्रांस प्रोडक्ट। इसमें क्या बनता है बच्चों, मेजर बनता है। आंसर बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, कारण बताने की, मगर फिर भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जो भी कार्बोनियम आयन आया
उसमें ब्रोमीन जुड़ने के बाद ब्रोमीन हमेशा उस तरफ से जुड़ेगा जहाँ से उसको मिनिमम रिपल्सन मिलेगा, और यहाँ पे बड़ा ग्रुप अगर इस तरफ है तो ये अपोजिट तरफ से जुड़ेगी। कहने का मतलब उसको जहाँ से घुसने में ईजी होगा, जहाँ से उसको स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम महसूस होगी, उस तरफ से वो अप्रोच करेगा, और हमेशा वो अप्रोच अपोजिट तरफ से ही होगी। इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, हमेशा हमेशा क्या बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। और इसी तरीके से इसकी दूसरी रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या फिर पेरोक्साइड या खराश इफेक्ट जिसे कहते हैं, वो भी यहीं से क्वेश्चन बनता है। इसका अगर आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे, मतलब यहाँ पे H2O2 अगर हम डाल दें HBr के साथ, तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी बच्चों हमारी, ये हमारी एंटी मार्कोनिकॉफ की रिएक्शन के तरीके से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको हाइड्रेशन कराना है। वाटर को जोड़ने को कहते हैं बच्चों हाइड्रेशन। अगर पानी को कहीं से निकालना हो तो कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं बच्चों H2SO4। याद रखना H2SO4, KHSO4, Al2O3 एल्यूमिना, ये जनरली यूज़ होते हैं, या फिर एनहाइड्रस CaCl2 इनकी प्रेजेंस में, या P2O5, यस P2O5 भी याद रख सकते हैं। ये 5 जो मैंने केमिकल्स बनाए हैं ये वाटर को निकालने का काम करते हैं। मगर अगर पानी को डालना है बच्चों तो पानी को डालने की कंडीशंस क्या कहलाती है, हाइड्रेशन कहलाती है। और हाइड्रेशन के केस में आपको HgSO4 प्लस H2SO4 के कॉम्बिनेशन को यूज़ करना पड़ता है। तो जब भी HgSO4 H2SO4 दिखेगा तो समझ जाना कि यहाँ पे पानी जुड़ने वाला है, और जैसे ये पानी इसमें जुड़ेगा बच्चों तो हाइड्रेशन हो गया, तो आपको एक अल्कोहल मिलेगा। देखिए इस तरीके का अल्कोहल मिलेगा, मगर ये सिंपल अल्कोहल नहीं है बच्चों, ये इनॉल है। ये डबल बॉन्ड के साथ वाला अल्कोहल है, इसे इनॉल कहते हैं। और इनॉल हमेशा अपने ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में, मतलब कीटो फॉर्म में टॉटोमराइज हो जाता है। याद रखना ये हमेशा टॉटोमराइज हो जाता है, और जो टॉटोमर बनता है वो एक कीटो फॉर्म बनती है। तो इसलिए आपको एल्काइन का हाइड्रेशन करा करके हमेशा एक क्या मिलता है बच्चों, एक कीटोन मिलता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आगे देखें, हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन की कंडीशन हो गई, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था HSAB हाइड्रोक्सिलेशन एक एंटी रिएक्शन होती है। तो इसको जब रिएक्शन कराओगे इसमें तो एक एंटी प्रोडक्ट मिलेगा। याद रखना एंटी प्रोडक्ट मतलब मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो एंटी प्रोडक्ट होगा। कुछ मात्रा में आपको सिन प्रोडक्ट भी मिल सकता है। अब देखिए HOX जो है उसमें OH जो है नेगेटिव है बच्चों, और X जो है पॉजिटिव है। इसमें कहीं दिक्कत गलती मत करना, X जो है यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इसको अगर मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जोड़ेंगे तो OH नेगेटिव ऐसे कार्बन पे आएगा जहाँ पे कि हाइड्रोजन कम है। ठीक है बच्चों, इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका कंपाउंड बनना है, जो कि अगेन आपको एक इनोल कंपाउंड है, इसलिए कन्वर्ट होकर के वो कीटो बना देगा। तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्फा हेलो, और मैं कीटोन बोल सकता हूँ इसको, अल्फा हेलो कीटोन बच्चों मैं बोल सकता हूँ। तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्फा हेलो कीटोन बनेगा, हेलो हाइड्रोक्सिलेशन प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, अगली रिएक्शन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन है। इसे कहा गया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन बच्चों एल्कीन के केस में मैंने आप लोगों को बताई थी। इसके लिए हमने कुछ रिएजेंट्स भी पढ़े थे। जैसे एक सबसे कॉमनली यूज होने वाला रिएजेंट जो पढ़ा था हमने KMNO4। KMNO4 हमने इसके लिए पढ़ा था, या फिर ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड बच्चों इसके लिए हमने पढ़ा था, या फिर हमने इसके लिए कुछ और भी रिएजेंट्स पढ़े थे जैसे कि सिल्वर एसीटेट इन आयोडीन, ये भी पढ़ा था। या फिर बच्चों एक और रिएजेंट हमने इसके लिए इंपॉर्टेंट पढ़ा था जो कि इन तीनों से उल्टा चलता है, और उसका नाम क्या बताया था हमने, उसका नाम बताया था हमने RCO3H, मतलब पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड या पर ऑक्सी एसिड्स। तो पर ऑक्सी एसिड्स जो है हमने इस कंडीशन में पढ़े थे, याद रखना। मगर आप लोगों को जानना यह है कि हाइड्रोक्सिलेशन हमेशा एक सिन तरीके का काम करती है, HSAB, ठीक है ना। अगेन HSAB हो गया, तो हाइड्रोक्सिलेशन हमेशा एक सिन तरीके का एडिशन है। तो इसमें सिन एडिशन हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए KMNO4 को जब हमने इसमें डाला और एक्सेस में डाला और कोल्ड कंडीशन में डाला, याद रखना कोल्ड कंडीशन में डाला, तो उस कंडीशन में जो हमारा प्रोडक्ट बनेंगे वो चारों के चारों, दोनों के दोनों डबल बॉन्ड टूट करके यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएंगे। और 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जुड़ जाने के कारण बच्चों यहाँ पे दोनों के दोनों कार्बन ये वाले अनस्टेबल हो जाएंगे, और ये विद द रिजल्ट क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करेंगे। इसको, ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं जेमिनल
हाइड्रिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। ये क्या हो गया, जैमिनल डाइहाइड्रिक हो गए, यहाँ पे भी जैमिनल और यहाँ पे भी जैमिनल। जैमिनल डाइहाइड्रिक कंडीशन जो होती है वो हमेशा अनस्टेबल होती है और वाटर मॉलिक्यूल के लॉस के साथ डबल बॉन्ड O बनाती है, तो ये दोनों के दोनों डबल बॉन्ड O बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये डाई कीटोन टाइप का कोई कंपाउंड बन गया। और अगर मान लीजिए KMnO4 वहाँ पे है ही हमारा, तो KMnO4 इस एल्डिहाइड को क्या करेगा बच्चों, एल्डिहाइड को तो KMnO4 सीधा सीधा एसिड में कन्वर्ट कर देता है, इसके बारे में तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से बच्चों हमारा क्या होगा, इस तरीके से हमारा हाइड्रोक्सिलेशन या फिर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन प्रोसीड होगी। इसको सबको याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन वाइज। अदरवाइज अगर आप एल्कीन जब बढ़िया से पढ़ते आ रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई नई केमिस्ट्री सीखी होगी आपने, एक्सेप्ट कुछ एक दो शॉर्ट ट्रिक्स को याद रखने के अलावा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों इनको सबको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।